कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी जीत अब पक्की कर ली है, क्योंकि पार्टी के लिए ये खुशखबरी आई है, खाता खुल चुका है। ये खुशखबरी आई है पार्टी के लिए सूरत से। आप सोच रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे कि अभी तो फर्स्ट फेज की वोटिंग ही हुई है, 4 जून को नतीजा आने, तो फिर आखिर ये खाता खुल कैसे गया, सब कुछ आपको बताते हैं। घबराइए मत, पूरी खबर देखिए और समझिए। सूरत के रिटर्निंग ऑफिसर से लोकसभा चुनाव में जीत का सर्टिफिकेट लेते हुए ये हैं बीजेपी के कैंडिडेट मुकेश दलाल। मुकेश लोकसभा चुनाव में निर्विरोध चुने गए। सूरत में बीजेपी की इस एक तरफा जीत की इनसाइड स्टोरी भी समझ लीजिए। सूरत में कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभाड़ी का पर्चा रद्द हो गया था। उनके पर्चे में गवाहों के नाम और हस्ताक्षर में गड़बड़ी थी। इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस समेत 10 प्रत्याशी मैदान में थे। रविवार को 7 निर्दलीय कैंडिडेट ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। बीएसपी कैंडिडेट ने सोमवार यानी 22 अप्रैल को पर्चा वापस ले लिया। इस तरह बीजेपी के मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए। मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है, और ये मैं कमल आदरणीय वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूं। सूरत से बीजेपी के उम्मीदवार के निर्विरोध जीत पर कांग्रेस तिलमिलाई हुई है। पूरे मामले में हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कह रही है। मैं मांग करता हूं कि सुओ मोटो इलेक्शन कमीशन इसको रिव्यू करें और मेरे कैंडिडेट को चुनाव लड़ने की इजाजत दे। जरूर हम जाएंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लड़ेंगे। वहीं रात 9 बजे न्यूज की पाठशाला में हमारे कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा ने पुख्ता रिसर्च के साथ बताया है कि अभी तक कौन कौन निर्विरोध चुना गया है। जी हाँ, अगर किसी कारणवश आप नहीं देख पाए हैं कल, तो आज जरूर देखिए। डिटेल में एनालिसिस किया गया है और साथ ही हर रोज देखिए न्यूज की पाठशाला सुशांत सिन्हा के साथ। फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कोई निर्विरोध जीतकर सांसद बना। इतिहास बता देता हूं आपको इसका। नेहरू के जमाने में 1952 के पहले लोकसभा चुनाव में 10 सांसद निर्विरोध चुने गए। नेहरू के ही जमाने में 1957 में दूसरे लोकसभा चुनाव में 11 सांसद निर्विरोध चुने गए थे। नेहरू सरकार में रक्षा मंत्री रहे यशवंतराव चव्हाण 1963 में नासिक से निर्विरोध चुने गए। तो राहुल गांधी के परिवार से जब लोग मुखिया होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, उस दौरान ये सब हो रहा था, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। तब जो है चुनाव बार बार हो रहे थे, तब ऐसा नहीं था कि अगली बार चुनाव नहीं होगा। कांग्रेस के नेता पीएम सईद लक्षद्वीप सीट पर 1971 में निर्विरोध चुने गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण की मां प्रेमला चव्हाण 1973 में कराड़ से निर्विरोध जीती थी। 1980 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर सीट से निर्विरोध जीते। 2012 में डिंपल यादव कन्नौज सीट पर निर्विरोध जीती। यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई निर्विरोध जीता है। तो देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है और हर कोई चुनाव प्रचार में जुटा हुआ है, बयानबाजी भी चल रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग का रुख किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भाषण को लेकर के कार्रवाई की मांग की है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री के ऐसे बोल नहीं होने चाहिए और चुनाव आयोग से शिकायत भी की गई है कि चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई करे। रिपोर्ट देखिए। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आईना क्या दिखाया, इंडी गठबंधन के नेता तिलमिला गए हैं। कांग्रेस ने तो चुनाव आयोग से मिलकर प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने 140 पन्नों में 17 शिकायतें इलेक्शन कमीशन को दी है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि ठोस कदम जल्द से जल्द उठाए जाएंगे। मैं संक्षेप में आपको बता दूं, 17 कंप्लेंट्स हैं हमारी चार्ट में, 17। कांग्रेस को जवाब दिया बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। उन्होंने कहा कि सच्चाई से कांग्रेस भाग नहीं सकती। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो हकीकत है। उस हकीकत को आप जो है वो
चाहे आंख बंद करके स्वीकार करिए, चाहे आंख खोल के स्वीकार करिए, चाहे सोते हुए स्वीकार करिए, चाहे जागते हुए स्वीकार करिए, लेकिन आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, इस चुनाव में मैं देख रहा हूं जो विपक्ष है इसमें प्रचार से ज्यादा दुष्प्रचार में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री का हाथ माता बहनों के मंगलसूत्र तक जाता है, आप ये नहीं दिखता है क्या इलेक्शन कमीशन को? जारी विवाद के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मिलने का वक्त मांगा है। गोवा में कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने ऐसा बयान दिया है कि विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल साउथ गोवा से वेरिएटो फर्नांडिस ने कहा है कि भारत का संविधान गोवा के लोगों पर थोपा गया है। और वेरिएटो फर्नांडिस के इस बयान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को की भारत तोड़ो सियासत से इसे जोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस का मंच सजा हुआ है और नेताजी का नॉन-स्टॉप भाषण चल रहा है। पहले नेताजी का ज्ञान सुन लीजिए, फिर इनके बारे में बताएंगे। 12 प्रश्न मांडले आणि त्या 12 इश्यूजान एक इश्यू मानलो, वी डिमांडेड ड्युअल सिटीजनशिप फॉर द सिटीजन्स ऑफ गोवा। ठीक सुना आपने। वेरिएटो फर्नांडिस की राहुल गांधी से डिमांड है कि गोवा के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाए। वेरिएटो साउथ गोवा से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अगर ये चुनाव जीतते हैं तो इनकी मंशा क्या होगी, ये जाहिर हो रही है। चुनावी मंच से कांग्रेस उम्मीदवार के इस बयान पर बीजेपी ने फौरन पलटवार किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने एक्स पर पोस्ट किया, मैं दक्षिण गोवा से कांग्रेस के उम्मीदवार की टिप्पणियों से स्तब्ध हूँ। उन्होंने दावा किया है कि गोवा के लोगों पर जबरदस्ती भारतीय संविधान थोपा गया था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पूरे दिल से विश्वास था कि गोवा भारत का एक अविभाज्य हिस्सा है। कांग्रेस ने गोवा की मुक्ति में 14 साल की देरी की। अब उनके उम्मीदवार ने भारतीय संविधान को कमजोर करने की हिम्मत की। कांग्रेस को भारत तोड़ो राजनीति तुरंत बंद करनी चाहिए। कांग्रेस हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद वेरिएटो फर्नांडिस ने सफाई दी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हाल जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बता दें। हनुमान जयंती के मौके पर आज विश्व हिंदू परिषद दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकालने वाली है, जिसे लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। हनुमान जयंती पर आज वीएचपी की शोभा यात्रा निकलनी है, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो उसकी आशंका को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर ली गई है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। वीएचपी की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साल 2022 में जहांगीरपुरी में ही हिंसा हुई थी, आपको याद दिला दे। और आज जब वीएचपी की तरफ से ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसको देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं, क्योंकि साल 2022 में जहांगीरपुरी में हिंसा हुई थी और फिर किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसलिए ये सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, जो कि तिहाड़ जेल में बंद हैं और राहत पाने के लिए उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। बकायदा एक याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें झटका लगा है और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है और अब इस पर क्या सियासत हो, यह सब कुछ दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से इलाज कराने की मांग की गई थी। कोर्ट ने केजरीवाल के शुगर लेवल और इंसुलिन को लेकर नए सिरे से आदेश दिया है। कोर्ट ने एम्स को केजरीवाल की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया। एम्स का मेडिकल बोर्ड तय करेगा कि केजरीवाल को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। अरविंद केजरीवाल की डाइट भी यही मेडिकल बोर्ड तय करेगा। केजरीवाल की हेल्थ रिपोर्ट हर 15 दिन पर जेल प्रशासन द्वारा कोर्ट को दी जाएगी। जहां तक बात इंसुलिन को लेकर है, उसमें कोर्ट ने कहा है कि जेल अथॉरिटी एम्स के सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर एक बोर्ड का गठन करेगी और वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट में जो कोर्ट में उनको दायर करना होगा उसमें वो बताएंगी कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं है। कोर्ट ने घर के खान पान पर भी सवाल उठाए हैं।
कोर्ट के मुताबिक केजरीवाल को घर से दिए जा रहे खाने की लिस्ट से साफ है कि उन्हें उनके डॉक्टर के दिए गए परामर्श से अलग खाना दिया जा रहा था। जो कोर्ट ने तुरंत कहा कि जेलर से सारी रिपोर्ट मंगाई जाए और एडवोकेट साहब को कहा कि आप इनका डाइट प्लान दीजिए, इनको क्या खाना चाहिए है। अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज हैं। उनका मकसद पॉलिसी में भी घोटाला करना था, शराब में भी घोटाला करना था और अपनी अब सेहत में भी, शुगर लेवल में भी घोटाला करना है ताकि वो जेल से बाहर आ सकें। दिल्ली के लोगों को सच समझ में आ गया, अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े घोटालेबाज हैं। केजरीवाल को भले कोर्ट से झटका लगा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बात पर खुशी जता रही है कि कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड बनाने का आदेश उनके फेवर में दिया है। आज कोर्ट के फैसले से ये बात साफ हो गई कि तिहाड़ जेल में कोई भी डायबिटीज का स्पेशलिस्ट नहीं है और कोर्ट ने कहा कि एम्स एक मेडिकल बोर्ड बनाए, उसके अंदर वो डायबिटीज के स्पेशलिस्ट हों जो तय करें कि अरविंद केजरीवाल जी की क्या इलाज होना चाहिए, किस दवा की ज़रूरत होनी चाहिए। मैं समझता हूँ हम ये एक स्वागत योग्य कदम है और इससे इस बात को साबित किया गया कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे। तिहाड़ जेल में बंद केजरीवाल को लेकर आप ये आरोप लगा रही थी कि उन्हें इंसुलिन नहीं देकर उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी हमलावर है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए ये सब हथकंडा अपनाया है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है और सेकंड फेज की वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए तमाम सियासी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो उन्होंने भी पूरा दमखम लगाया है। आज उनके दौरे की बात करें तो 3 चुनावी जनसभा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली है। सवाई माधोपुर में सुबह 10:45 पर पहली जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो दोपहर 2:45 पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में रैली करने वाले हैं पीएम। शाम 5 बजे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे और रात रायपुर में राजभवन में ही रुकेंगे पीएम मोदी। और इस बीच एक और अहम खबर आपको बताएं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 132 ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण, तो मिथुन चक्रवर्ती, उषा उत्थुप और राम नाइक को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया है। इस बार 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 को पद्म भूषण और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 132 हस्तियां थी जिन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी शामिल हैं। वैसे 5 हस्तियां हैं जिन्हें पद्म विभूषण और 17 को पद्म भूषण, 110 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर पद्म पुरस्कार विजेताओं से मुलाकात की है। गृह मंत्री शाह के आवास पर पद्म पुरस्कार विजेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया गया था। यह एक बेहद खास कार्यक्रम रखा गया गृह मंत्री अमित शाह के घर पर, जहां पर उनके आवास पर डिनर का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी ये पद्म पुरस्कार विजेता थे उनसे मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी उनके साथ मौजूद रहे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी वहां पर उस डिनर कार्यक्रम में मौजूद थे। तो पद्म पुरस्कार विजेताओं से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। उनके आवास पर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया गया था। गृह मंत्री शाह के आवास पर ये आयोजन किया गया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे इस डिनर पार्टी में और तमाम पद्म पुरस्कार विजेता जो है इस डिनर पार्टी में मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आवास, जहां पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। सेकेंड फेज की वोटिंग होने वाली है 26 अप्रैल को। बिहार की कई सीटों पर मतदान होना है, लेकिन पूर्णिया एक खास सीट जो कि आरजेडी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यहाँ से पप्पू यादव भी मैदान में हैं, भीमा भारती भी मैदान में है, लेकिन यहाँ ये सीट क्यों खास बनी हुई है और यहाँ से तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, दीपिका? बिल्कुल, तो पूर्णिया की अगर बात करें तो वहाँ पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने कुछ ऐसा बयान दिया है जो कि सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। पप्पू यादव के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आप भी सुनिए क्या कहा तेजस्वी ने। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोरों पर है।
सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच बिहार की पूर्णिया सीट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस सीट से पप्पू यादव निर्दलीय मैदान में हैं। पूर्णिया में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मंच से साफ तौर पर कह दिया कि पूर्णिया की जनता या तो बीमा भारती को वोट करे या फिर संतोष कुशवाहा को। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। वहीं तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनते ही जनता की भीड़ में से पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगी। पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव, हम सब लोगों ने पप्पू यादव, पप्पू यादव, पप्पू यादव जिंदाबाद। मंच से भाषण खत्म करने के बाद जैसे ही तेजस्वी यादव वहां से जाने लगे तो पप्पू यादव के समर्थकों ने नारेबाजी तेज कर दी। दूसरे फेज में बिहार की भागलपुर, बांका, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार सीट पर चुनाव है। इनमें से सभी सीटों पर एनडीए की ओर से जेडीयू के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, तो महागठबंधन से कांग्रेस के 3 और आरजेडी के 2 उम्मीदवार हैं। पूर्णिया में जेडीयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती के साथ पप्पू यादव की टक्कर है। पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे हैं, जबकि आरजेडी पहली बार इस सीट पर जेडीयू से आई बीमा भारती को आगे करके मैदान में डटी है। कुल मिलाकर तेजस्वी के लिए ये सीट नाक का सवाल बन गई है। तो ये तो रही बिहार के पूर्णिया सीट की बात, लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश कैसरगंज की, जो कि सुर्खियां बटोर रही है, क्योंकि अभी तक यहां से ये नहीं साफ हो पाया है कि बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा। कैसरगंज सीट से उम्मीदवार का ऐलान होने में देरी होने पर बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। यूपी की कैसरगंज सीट इन दिनों चर्चा में है। इस सीट से बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। टिकट में देरी पर सांसद बृजभूषण का बयान सामने आया है। उनके सुर बदले बदले नजर आए। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि वो बीजेपी से बड़े नहीं हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से तो बड़े नहीं हैं। हो सकता है उसके पीछे पार्टी की कोई रणनीति हो। 13 लिस्ट जारी हो गई, उसके बाद भी अब तक गोंडा कैसरगंज का सीट पे अभी तक घोषणा नहीं है। क्या माना जाए? तो हमारी चिंता है, आपकी चिंता नहीं है। कैसरगंज सीट उस समय चर्चा में आई जब यहां से सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने शोषण करने के आरोप लगाए। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों का ये मामला कोर्ट में चल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी फिलहाल इस सीट पर प्रत्याशी घोषित करने से बच रही है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर 5वें चरण में 20 मई को चुनाव है। अभी इस सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या नहीं। और एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता दें, 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। अमेठी सीट से नामांकन दाखिल करेंगी स्मृति ईरानी। नामांकन के बाद रोड शो भी करने वाली है स्मृति ईरानी। तो अमेठी में स्मृति ईरानी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही हैं और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लिया और एक बड़ा दावा कर दिया है। क्या है दावा, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेठी से एक बार फिर स्मृति ईरानी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ 5वें चरण में 20 मई को मतदान होना है, लिहाजा स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। अपने संसदीय क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस को उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने दावा किया कि वायनाड के बाद राहुल अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। तब 26 बाद आएंगे वायनाड से। भैया फिर भी आएंगे तो देखिए, बीजा जी की नजर है तो साले साहब क्या करेंगे। एक जमाने में दादा बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जब बस में सफर किया करते थे, 5 मिनट के लिए सीट छोड़ के कहीं जाना होता था तो बुजुर्ग अपनी जेब में से रुमाल निकाल के सीट के ऊपर छोड़ दिया करता था कि बैठना मत, हमारी सीट है। करते थे कि नहीं करते थे? तो राहुल गांधी भी रुमाल छोड़ने आएंगे, चिंता न करो, क्योंकि बीजेपी की नजर है। वरना ऐसा कभी हुआ है कि चुनाव का भी 27 दिन बचा है और कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं किया। मतलब अहंकार इतना कि हम जाएं
थोड़ा सा टाटा बाय बाय करेंगे और जनता बेचारी और कहाँ जाएगी? अरे मूर्ख समझे हम सब। स्मृति ईरानी ने कहा है कि राहुल अमेठी से हार के बाद से लापता हैं, जबकि वो अमेठी में डटी हुई हैं। ये निर्णय भी इसलिए किया गया है क्योंकि आपने और अमेठी क्षेत्र एकमात्र ऐसा है पूरे देश में जो बतला सकता है कि 5 साल अगर किसी कामदार को मौका दो, 15 साल एक लापता नामदार को मौका दो, तो फर्क क्या है? जैसे कि गुरु भैया ने कहा, यहाँ कितने लोगों को मुफ्त राशन मिला? कोरोना के समय से अब तक मिल रहा है ना मुफ्त राशन। अब 15 साल राहुल जी रहे क्षेत्र में, कई विपदाएं आई गई, भीषण गर्मी, भीषण सर्दी, भीषण बरसात। अब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, कितने अपना परिवार बदले हैं? कोई परिवार बदला है क्या? नहीं ना। जिस परिवार में जन्मते हैं उसी में मर जाते हैं। लेकिन हम वायनाड गए भैया, वहां जाकर पता चला राहुल जी घोषित कर दिए हैं वायनाड ही हम उनका परिवार। तो हम कहे शेर बहादुर जी, लोगों को रंग बदलते देखे थे, परिवार बदलते पहली बार देखा। अमेठी सीट पर अभी तक कांग्रेस ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। ऐसे में सवाल है कि क्या स्मृति जो कह रही हैं वो सच होगा? क्या राहुल वायनाड के साथ अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे?